नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के नेत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय मिश्रा ने हाल ही में उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के परिवारों के साथ में आपको बताते चले कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ने नेत्र शिविर का आयोजन किया है और साथ ही ये शिविर उन लोगों की मदद करने के उद्देश्य से है जहां पर आयोजित किया गया जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहकर उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र चिकित्सक सुविधाओं तक पहुंच नहीं बना पाते। इस कैंप में अत्याधुनिक तकनीक और साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने नेत्र संबंधी समस्याओं का परीक्षण और इलाज किया है। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ और उत्तराखंड के गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह के डायरेक्शंस पे आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल की टीम उत्तराखंड में 24 से 30 दिसंबर को एक एडवांस आई स्क्रीनिंग एंड सर्जिकल कैंप करने जा रही है। उत्तराखंड इसलिए पहले चूज किया गया क्योंकि उत्तराखंड में एक्स सर्विसमैन पॉपुलेशन काफी हाई है। हर घर से कोई ना कोई सर्विस में रह चुका है। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम तैयार हुई है जिसमें कि हम सारे एडवांस इक्विपमेंट्स और एडवांस लेंसेज लेके वहां पे जा रहे हैं जहां पे उनका ऑपरेशन और फ्री ड्रग और चश्मे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये कैंप 24 से 30 तक रहेगा। इस कैंप का मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे बात जिससे कि हमारे एक्स सर्विसमैन इसका लाभ उठा सकें। ये कैंप मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून के कैंपस में होगा। स्क्रीनिंग और सर्जरी वहीं के एमएच के ही ओटी में होगा। इस लेंस में हमने सारे एडवांस लेंसेज, सारे एडवांस इक्विपमेंट्स और हमारी पूरी टीम तैयार है और हम इसको स्क्रीनिंग शुरू कर देंगे परसों से और हम 25 तारीख से इसकी सर्जरी स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की जयंती को मसूरी में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मसूरी मॉल रोड पर भी सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई। शहीद स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और आपको बताते चले कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को 100वीं जयंती बडोनी चौक पर मनाई गई और इंद्रमणि विचार मंच के पदाधिकारियों ने गांधी बडोनी के जीवन परिचय और राज्य आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। मैं तो परमते गांधी जी के साथ बहुत लंबा मेरा काम रहा। वो मुझे अपने बेटे की तरह पसंद करते थे। मैं उनके साथ जेल में भी रहा राज्य आंदोलन में। इंद्रमणि बडोनी जी का इस राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वो सही मायने के अंदर अगर उनके लिए बीबीसी लंदन ने कहा था कि अगर गांधी को दोबारा देखना है तो उन्हें उत्तराखंड आंदोलन के अंदर इंद्रमणि बडोनी को देख सकते हैं। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 29 साल हो गए आगे उनकी डेथ को 26 साल होने जा रहे हैं। 99 में उनकी डेथ हुई लेकिन आज तक विधान भवन के अंदर पर्वतीय गांधी कहते हो पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति तक नहीं लगाई। बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ने इंद्रमणि बडोनी जी का जितना अपमान इन बीजेपी के कांग्रेस सरकारों ने किया वो अक्षम्य है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अगर किसका बहुत बड़ा योगदान है, इस राज्य को निर्णायक लड़ाई तक ले जाने का किसका योगदान है, इस राज्य को बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे गांधी इंद्रमणि बडोनी जी जिन्होंने पिछले 50 साल तक अलग दबा के रखी राज्य आंदोलन की। हमें आज गर्व है कि हमने उनके बेटे की तरह, उनके शिष्य की तरह उनके साथ जेले भुगते, उनके साथ राज्य आंदोलन में खड़े रहे। आज हम उनको आंसू भरकर उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि। देखिए जी, आज हमारे पर्वतीय गांधी जिन्हें कहा गया है, जिन्हें गांधी का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड का, जिन्होंने कि उत्तराखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, आज उनकी 100वीं पुण्यतिथि है। इसमें यहाँ पे सभी जन समुदाय के लोग, सभी संगठनों के लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने यहाँ पर आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद किया और जिस तरीके का उनका योगदान पूरे उत्तराखंड को रहा, उत्तराखंड बनाने में रहा, आज हमने उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आज उसमें हम आगे बढ़ते हैं कि हम जो उनके बताए मार्ग है, जिस तरीके का उन्होंने संघर्ष उत्तराखंड को बनाने में किया, हम उनके साथ में हैं। देखिए जी, आज 100वीं जयंती है पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की और मसूरी में देखिए इतने सुंदर वातावरण में आज तो प्रकृति भी मेहरबान हो गई है। आज मसूरी में भी जो है बडोनी जी की जयंती पे यहाँ पर बर्फबारी हुई है जिसका इंतजार था। बड़ा सुंदर मौसम है। तो ये कहीं न कहीं जो ये पितृ हैं आज उत्तराखंड के, इनका आशीर्वाद मसूरी को और उत्तराखंड को मिल रहा है और आज हमें बड़ी खुशी है कि गांधी जी के यहाँ पे 100वीं जयंती है और मसूरी के लिए और उत्तराखंड के लिए इनके जो आदर्श हैं, जो इन्होंने एक सपना देखा था उत्तराखंड राज्य का,
ये मसूरी क्योंकि शहीद स्थल है, यहाँ से राज्य का निर्माण शुरू हुआ है, तो निस्संदेह हम लोग एक उनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और हमें उम्मीद है मसूरी उत्तराखंड की जनता और यहाँ की सरकारें भी बड़न जी के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और एक सुंदर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। वो आज की पीढ़ी सोच भी नहीं सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि इंद्रमणि बडोनी की जो विचारधारा थी, उनके जो काम करने का तरीका था, उनको जो सबको साथ लेकर के चलने का जो सोच थी, उस सोच पे आज की पीढ़ी को हम सबको आगे चलने की जरूरत है। तभी हम इस उत्तराखंड का भला कर पाएंगे, तभी हम जो सपना इंद्रमणि बडोनी जी ने उत्तराखंड के लिए देखा था, उस सपने को साकार कर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती मंगलौर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा मनाई गई है। किसान मसीहा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि किसानों के मसीहा ने किसानों के हित के लिए हमेशा आवाज उठाई है, वही बीजेपी का पर आरोप लगाया है। चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं और ये हर साल जिस दिन से चौधरी साहब इस दुनिया से गए हैं, मेरे पिताजी के टाइम से अब तक हम मनाते हैं। आपके चौधरी साहब के किसानों के मसीहा रहे, इन चौधरी साहब के आदर्शों को हम लोग याद कर सके। तो खुशी की बात यह है कि हमें एक छोटी सी कामयाबी और मिली है कि जो दल चौधरी साहब की नीतियों में यकीन नहीं रखते थे, वो भी मनाने लगे। तो ये भी एक हमारी उपलब्धि है और यहाँ हम सब लोग इस अवसर पर यहाँ इकट्ठे होकर और चौधरी साहब की नीतियों पर एक परिचर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई एक चीज़ तो कम से कम ऐसी करें जो चौधरी साहब। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। उनको आज इस मौके पे काजी भाई जो वर्षों से इनको याद करते हैं, तो आज उनकी जयंती है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इसलिए भी इकट्ठा हुए कि उनके दिए हुए आदर्श, एक महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके स्थापित किए हुए आदर्श जो किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब तबके के लिए, उसको याद करने के लिए, उन आदर्शों को जिंदा रखने के लिए, उस पर चलने के लिए, तो काजी भाई हमेशा, हमारे बड़े भाई जो विधायक भी है मंगलौर के, वो हमेशा से उनको याद करते हैं, जनता को प्रेरित करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं कि चौधरी साहब द्वारा जो स्थापित आदर्श है उस पर चलने के लिए। उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के तहत में शिवालिक नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी करमिंद सिंह के निर्देश पर नगरपालिका परिषद शिवालिक नगर के उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह और साथ ही अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। आईएमसी चौक से नवोदय नगर चौक होते हुए वन्ना कटारिया स्टेडियम तक मुख्य सड़क के दोनों ओर अस्थायी अतिक्रमण पुलिस बल की सहायता से हटाया गया। इस अभियान में नगरपालिका के अधिकारी शाहरुख, रजत मित्तल, इस्तार अली सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल रहे हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद में उत्तराखंड शासन ने नगर निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने भी चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नामांकन पत्रों को पत्र प्राप्त करने की तिथि जो है वो 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। इसके साथ ही 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 को मतगणना होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुल संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं वो 601 हैं और मतदान स्थल 1292 हैं और अति संवेदनशील मतदान केंद्र 422 हैं और मतदान स्थल 1078 है। लेकिन संवेदनशीलता एक ऐसा विषय है जो परिवर्तन भी होता रहता है उसमें, क्योंकि जब कैंडिडेट फाइनल होंगे उसके अनुसार भी संवेदनशीलता बढ़ती और बढ़ती है। और ये भी आप सबको मालूम होगा कि ये जो नगर निकाय का चुनाव है ये राजनीतिक दलों द्वारा लड़ा जाता है, पार्टी आधार पर लड़ा जाता है और
इसमें जो प्रतीक हैं, जो दलों के प्रतीक हैं, हमारे पास जो पंजीकृत दल हैं वो आवंटित हैं। उसके अलावा अन्य प्रतीक मुक्त प्रतीक होते हैं जो निर्दलीय और अन्य लोगों को दे होंगे। 13 कुल 13 दल हमारे पास, जिसमें कि राष्ट्रीय दल हैं और मान्यता प्राप्त दल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। CWC मेंबर गुरदीप सिंह सप्पल ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर यकीन करते हैं, उन्हें पूछते हैं, उनका अमित शाह ने अपमान किया है। उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर कहा कि पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने में जन भावनाओं का ख्याल रखा गया है। तमाम आपत्तियों पर पूरा विचार किया गया है। विस्तृत सुनवाई के बाद में आरक्षण फाइनल जो है वो किया गया है और साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में बीजेपी के लोगों में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया काफी पहले ही शुरू कर दी थी। इसके बाद पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार है। तारीखों के ऐलान के बाद में अब उसे धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कद्र किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे, जिनमें सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी, ऐसा विश्वास पूर्वक मैं कह सकता हूँ। उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और सभी जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके मदरसों में अवैध फंडिंग की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद में संबंधित टीमों ने मदरसों की जांच शुरू कर दी। जबकि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मदरसे पर सत्यापन और उनमें से हो रही गतिविधियों की जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से 416 मदरसों को मान्यता प्राप्त है, जो कि प्रदेश भर में चल रहे हैं। जबकि इसके अलावा भी कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से बिना किसी मान्यता के नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं और ऐसे में मदरसों को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए हैं। हालांकि अवैध रूप से चल रहे मदरसों की संख्या कितनी है, इसका सटीक आंकड़ा जो है वो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के पास नहीं है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामुन कासमी का कहना है कि मदरसा बोर्ड में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 416 है, जबकि कई ऐसे मदरसे हैं जिनको मान्यता के लिए आवेदन दिया गया है, जिनके दस्तावेज जांचने के बाद उन्हें मान्यता दी जाएगी। जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उन पर, उनके संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने भी मदरसों पर हो रहे फंडिंग को लेकर कहा कि मदरसा बोर्ड मदरसों की फंडिंग की जांच कर रहा है। जहां पर गलत गतिविधियां पाई जाएंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हमारे यहाँ पंजीकृत मदरसे हैं वो लगभग 416 हैं और कुछ हमारे यहाँ अभी मान्यता के लिए कुछ फाइलें जो हैं वो लंबित हैं। वो हम अभी इसी दिसंबर के लास्ट में हम उन पे हम रिन्यूअल करेंगे। जो मान्यता हमें देनी है, जो हमारे जियो के अनुरूप चल रहे हैं, उन्हें हम मान्यता देंगे। और जो अनियमितताओं में लिप्त हैं या किसी भी तरह की वो संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई करेंगे ताकि देश और प्रदेश का माहौल अच्छा हो।
पहाड़ों की रानी मसूरी में गोल्फ कार्ट का विधिवत शुभारंभ हो गया है। एसडीएम सदर हरिगिरी ने गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाकर मॉल रोड पर रवाना किया। इस मौके पर रिक्शा चालकों में खुशी की लहर देखी गई है। पहले चरण में मसूरी मॉल रोड पर 4 गोल्फ कार्ट को चलाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से आने वाले पर्यटक मॉल रोड पर गोल्फ कार्ट का आनंद ले सके और मॉल रोड की व्यवस्थित भी किया जा सके। और साथ ही एसडीएम सदर हरिगिरी ने भी बताया कि जिला प्रशासन ने यह मसूरी में पर्यटन की दृष्टि और शहर की आवश्यकता के अनुसार गोल्फ कार्ट को संचालित किया जा रहा। शहर को व्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका और रिक्शा चालकों के सहयोग से मसूरी में गोल्फ कार्ट की शुरुआत की गई है। एसडीएम हरिगिरी जी ने इसका हरी झंडी दी। जो हमारी एक उनसे वार्ता ये हुई कि इसका संचालन मजदूर संघ करेगा। अभी मालिक पालिका रहेगी। कम से कम 3 से 4 महीने तक यहाँ पे ट्रायल चलेगा। अगर सक्सेस होगी तो और आगे बढ़ा दिया जाएगा। और जिन लोगों को मुआवजा देना उनके मुआवजा के लिए शासन में भेजा हुआ है। और जो विधवा महिलाएं हैं उनको वेंडर जोन में जो व्यवस्थित किया जाएगा वो भी रिटर्न में कर दिया जाएगा। लेकिन हम सहमत इसलिए हैं कि संचालन हमें मिल रहा है और आगे जो भी होगा हमारे साथ एग्रीमेंट होंगे। परसों एसडीएम महोदय आएगी, एसडीएम महोदय के सामने हमारे एग्रीमेंट होंगे। प्रयास था जिला प्रशासन का, जिलाधिकारी महोदय का और नगर पालिका और जो क्षेत्रीय लोगों को लगता था प्रतिनिधियों को कि शहर में गोल्फ कार्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो पर्यटकों की दृष्टि से भी और जो शहर की आवश्यकता के हिसाब से भी। तो उसी क्रम में शहर को व्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका के सहयोग से और जो हमारे पुराने रिक्शा चालक है उनका सहयोग लेते हुए आज हमने गोल्फ कार्ट की शुरुआत कर दी है और उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर तरीके से गोल्फ कार्ट का संचालन होगा और शहर व्यवस्थित रहेगा। और प्रति दौर पे हम नगर पालिका के माध्यम से हमारी गोल्फ कार्ट अगर जो 4 आगे वो चल रही है और शहर की आवश्यकता को देखते हुए और मुझे लग रहा है कि जो हमारे रिक्शा चालक है उनमें जोश भी है और बीच में हमने उनको ट्रायल भी किया था, तो उनको भी लगता है कि बहुत बेहतर है दोनों के लिए, शहर के लिए भी और उन रिक्शा चालकों के लिए भी। और उम्मीद है कि जितना शहर को आवश्यकता होगी धीरे धीरे उसकी पूर्ति की जाए। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद में उत्तराखंड शासन ने नगर निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने भी चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। इसके साथ ही 27 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 को मतगणना होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और नाम निर्देशन पत्रों की जांच जो स्क्रूटनी है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को की जाएगी और ये 10 बजे से प्रतिदिन शुरू होकर और जिस दिन कार्य समाप्त होगा तब तक ये जारी रहेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद में सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कहा कि सरकार को न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव 1 साल पहले हो जाने चाहिए थे। प्रीतम सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशियों को लेकर अंतिम फैसला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बहुत साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस पर अंतिम फैसला प्रदेश अध्यक्ष को ही करना है। एक सीट पर हमारे कई साथियों ने आवेदन किया है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को भी जीतेंगे। वैसे निकाय चुनाव तो अब तक संपन्न हो जाने चाहिए थे, जल्दी कहाँ हो रहे हैं, तो बहुत विलंब से हो रहे हैं। 1 साल बाद हो रहे हैं चुनाव। जो कांग्रेस निकाय चुनाव के लेकर पूरी तरीके से तैयार है।
कांग्रेस की दबाव की वजह से और न्यायालय के इंटरवीन करने की वजह से सरकार को जो है बैकफुट पर आना पड़ा और चुनाव को जो है कराने का निर्णय लेना पड़ा। कांग्रेस के हर साथी जो है हर सीट पर जो है कई आवेदन आ रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पिछले दिनों राजधानी देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत के सलाहकार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की इस छापेमारी के बाद में कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि सत्ताधारी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक मंत्री के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट ने सरकार से परमिशन मांगा, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के पास पर ईडी की छापेमारी हुई है और कांग्रेस के इस तरह के आरोपों का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी कोई ऐसी एजेंसी इस तरह की कार्रवाई करती है तो कांग्रेस ने भी अपना एक उद्देश्य बना लिया है कि उसका यह विरोध करेंगी। उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत के पूर्व सहयोगी राजीव जैन को लेकर कहा कि किसी भी वरिष्ठ नेता का कोई सहयोगी हो सकता है, पर जांच एजेंसी अपने स्तर से काम करती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है, जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल कांग्रेस ने छापेमारी पर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं और साथ ही बीजेपी को जमकर घेरा है। और आपको पता चले कि तो वहीं कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है और जिसको लेकर सियासत जो है वो गरमाई हुई है, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस निकाय चुनाव, वैसे निकाय चुनाव तो अब तक संपन्न हो जाने चाहिए थे, जल्दी कहाँ हो रहे हैं, तो बहुत विलंब से हो रहे हैं। एक साल बाद हो रहे हैं चुनाव। जो कांग्रेस निकाय चुनाव के लेकर पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस की दबाव की वजह से और न्यायालय के इंटरवीन करने की वजह से सरकार को जो है बैकफुट पर आना पड़ा और चुनाव को जो है कराने का निर्णय लेना पड़ा। कांग्रेस के हर साथी जो है हर सीट पर जो है कई आवेदन आ रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। दावेदार देखिए, जब कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है तो कांग्रेस ने एक आजकल एक अपना ये प्रकार से उद्देश्य बना दिया है कि उस एजेंसी पर प्रश्न खड़ा करना। राजीव जैन दोषी है नहीं है, ये मैं इस प्रक्रिया में हम एक आयोग के दृष्टिकोण से प्रक्रिया का अंग होगा, लेकिन किसी भी एजेंसी को इस प्रकार की जहाँ भी इस प्रकार की जांचें रहती हैं, चाहे बड़ी मात्रा में धन पाया जा रहा है, अनेकों इस प्रकार की गतिविधियों में सब लोग सम्मिलित हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। सहयोगी किसी का भी किसी कालखंड में कोई रह सकता है, जरूरी नहीं कि उनके कालखंड में इस प्रकार स्थिति उत्पन्न हुई हो, लेकिन जब भी हुई है उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए और जांच के बाद पानी, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी UUSDA के अंतर्गत 1800 करोड़ रुपए की ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन और स्वर्गाश्रम नगर निकायों का विकास होना तय हो गया है। इस स्वीकृत धनराशि से होने वाले विकास की रूपरेखा सरकार ने तैयार कर ली है और साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में स्टेक होल्डर्स और साथ ही शहर के तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ में नगर निगम ऋषिकेश के सभागार में बैठक की है और साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विकास को लेकर जानकारी दी है और बताया कि सरकार क्षेत्र के विकास को लेकर कटिबद्ध है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक और तीर्थ यात्री पहुंचे, इसके लिए विकास की परियोजनाओं को जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। मौके पर कैबिनेट मंत्री ने स्टेक होल्डर से विकास की रूपरेखा के बारे में चर्चा की है।
है कैसे इनका डेवलपमेंट हो, और चाहे बनारस हो चाहे अन्य हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हो जिनको डेवलप किया गया है। अब मेरे ऋषिकेश के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जिसमें हमारा ऋषिकेश है, तपोवन है, स्वर्गाश्रम है और मुनि की रेती है, और ये पौड़ी, टिहरी, देहरादून 3 जनपदों से घिरा हुआ है। और इसको पूरे को सर्किट के रूप में यदि हम लें तो यहाँ 1800 करोड़ रुपए का काम होना है, जिसमें हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स में काम होना है। पहले सेक्टर्स में आप माने 450 करोड़, दूसरे में लगभग 845 करोड़, तीसरे में 505 करोड़। इसमें जहाँ फ्लड प्रोडक्शन का काम होगा, घाटों का निर्माण होगा, और उसी प्रकार से जो हमारे आस्था पथ हैं उसका डेवलपमेंट होगी पहले फेस में, पहले सेक्टर में। उसके बाद दूसरे सेक्टर में हमारे यहाँ जो ग्रीन स्पेसेस हैं, क्लॉक रूम्स हैं और वेटिंग एरियाज़ हैं, वेंडिंग जोन्स हैं, साथ में हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर और ये सारी बातें जो आ रही थी, और ट्रैफिक मैनेजमेंट है, मल्टी लेवल पार्किंग है, ये दूसरे सेक्टर में। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी आपको बताते चलें कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाले भारत रत्न पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं आपको बताते चलें कि सभी ने किसान मसीहा को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस के कई अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र शर्मा और विधायक काजी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। उनको आज इस मौके पे काजी भाई जो वर्षों से इनको याद करते हैं, तो आज उनकी जयंती है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इसलिए भी इकट्ठा हुए कि उनके दिए हुए आदर्श, एक महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके स्थापित किए हुए आदर्श जो किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब तबके के लिए, उसको याद करने के लिए, उन आदर्शों को जिंदा रखने के लिए, उस पर चलने के लिए, तो काजी भाई हमेशा हमारे बड़े भाई जो विधायक भी है मैंगलोर के रूप में चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं। और ये हर साल जिस दिन से चौधरी साहब इस दुनिया से गए हैं, मेरे पिताजी के टाइम से अब तक हम मनाते हैं। आपके चौधरी साहब के किसानों के मसीहा रहे, इन चौधरी साहब के आदर्शों को हम लोग याद कर सके। तो खुशी की बात यह है कि हमें एक छोटी सी कामयाबी और मिली है कि जो दल चौधरी साहब की नीतियों में यकीन नहीं रखते थे वो भी मनाने लगे। तो ये भी एक हमारी उपलब्धि है, और यहाँ हम सब लोग इस अवसर पर यहाँ इकट्ठे होकर और चौधरी साहब की नीतियों पर एक बड़ी चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई एक चीज़ तो कम से कम ऐसी करें जो चौधरी साहब फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।